हमने कल ये देख लिया था कि डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो एक बेसिक मेथड हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा आसान भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी जो डिटर्मिनेंट्स पर कोई फर्क नहीं डालती हैं उन प्रॉपर्टीज का यूज करने से। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी, हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं आज जल्दी से। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास एंड उसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 2, 3, ये एक डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, इसकी रो और कॉलम को चेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये जो पहली रो दिख रही है आपको, पहली रो मतलब ये 2, 3, 4, इस 2, 3, 4 को मैं क्या कर दूं, पहला कॉलम बना दूं, 2, 3, 4। और ये दूसरी जो रो है 5, 6, 7, इसको सेकंड कॉलम बना दूं, 5, 6, 7। और तीसरे वाले रो को तीसरा कॉलम बना दूं। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसमें नेगेटिव वैल्यू हो जाती है डिटर्मिनेंट्स की। क्या मतलब है बताता हूँ अभी। होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर मान लो हमको एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2। अब मैं क्या करूँ, कोई रो को चेंज कर दूं या किसी कॉलम को चेंज कर दूं। आप बताओ किसको चेंज करूं, बोलो जल्दी से। क्या क्या कह रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, मैं कर देता हूँ अपने से। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रो को, चलो कॉलम को चेंज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को चेंज कर दे रहा हूँ। तो होगा क्या, फर्स्ट कॉलम को मैंने यहाँ पर कर दिया 3, 6, 9। और ये फर्स्ट वाला सेकंड की जगह पर पहुँच गया एंड ये अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा। तो अब इनकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, अगर इसका आंसर मान लो 10 आ रहा है डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, तो इसका -10 आएगा, ठीक है। सिंपली ये कह सकता हूँ मैं, होगा क्या यहाँ पर, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इसकी, पहली वाली से कंपेयर करोगे तो। ये बात समझ आ गई आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक तो। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको, अगर हम हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसके दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। मतलब कोई एक मैं डिटर्मिनेंट्स लेता हूँ जैसे A, B, C, और यहाँ पर ले लिया मैंने X, Y, Z, और ये ले लिया A, B, C। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे रो 1 और रो 3 एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको दे रखा है एक डिटर्मिनेंट 2, 3, 4, 6, नहीं 6 नहीं दे रहे, चलो ठीक है, 6, 3 एंड 2, और ले लिया मैंने यहाँ पर 6, 3, 2। तो आप देख पा रहे होगे रो 2 और रो 3 एग्जैक्टली सेम है ना यहाँ पर। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अगर आप रो कॉलम भी सेम हो सकता है, मतलब 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4। अब देख पा रहे होगे यहाँ पर ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। और फिर
फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। दीपक बताओ क्या बताई थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, अगर सपोज मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इस 4 का मल्टीप्लाई किसी एक रो में कर लो या फिर किसी एक कॉलम में कर सकते हो आप। ठीक है, अगर 4 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, वहां पर तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे हम, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर से, तो आइदर किसी रो में कर लो या किसी कॉलम में कर लो आप। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेकंड रो में। तो ए बी सी तो एज इट इज रहेगा, ये 4x, ये 4y हो जाएगा, और ये 4z हो जाएगा। पी क्यू आर भी एज इट इज रहेगा। ये बात आपको समझ आई होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब और क्या कर सकते थे, अच्छा ये ना करते तो हम इस 4 का मल्टीप्लाई क्या कर सकते थे, किसी एक कॉलम में कर सकते थे। मान लो मैं थर्ड कॉलम में कर दे रहा हूँ, ये ए एक्स पी एज इट इज, वी वाई क्यू एज इट इज, 4 सी 4 जेड 4 आर। तब अब ये इक्वल होंगे दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है अच्छे से ये। देखो फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है और यहाँ पर कुछ वैल्यू है, सपोज ए प्लस एक्स वी प्लस वाई सी प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर नीचे कुछ एलिमेंट है मेरे पास पी क्यू आर, और एक और है एम एन ओ। जीरो नहीं है, ओ है। क्या बोल रहे हो दीपक, हैंड रेस क्यों कर रहे हो, बोलो बोल। अच्छा, तो इस डिटर्मिनेंट्स को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है तो एडजस्ट करता हूँ मैं इसी में, या फिर एक सेकेंड। यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, अभी देखो ये एक डिटर्मिनेंट्स होगा प्लस एक और डिटर्मिनेंट्स होगा, जगह नहीं वो आगे वाले में पेज पे करूँगा मैं। इस पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड है ना ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए को यहाँ पर लिख लूँ, बी को लिख लूँ और सी को लिख लूँ, एक्स वाई जेड छोड़ दिए, और बाकी पी क्यू आर नीचे आ जाएगा, एम एन ओ आ जाएगा। ये बात आपको समझ आई। और बाकी दूसरा प्लस करके क्या लिखूंगा मैं, उसमें एक्स वाई जेड को ले लूंगा, और नीचे ये तो आएंगे ही आएंगे। तो देखो क्या होगा आगे, आगे हो जाएगा प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट्स, उसमें एक्स वाई जेड, और यहाँ पी क्यू आर एम एन ओ। ये आपको समझ आया क्या किया है मैंने। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, देख पा रहे हो। ये पहले ये था हमारे पास, यहाँ पर ये पहले ये पूरा डिटर्मिनेंट था, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला ये प्लस, दूसरा हमने क्या किया यहाँ पर, दूसरा ये प्लस कर दिया इसमें। मैं छोटा छोटा लिख के भी बता सकता हूँ आपको, अगर समझ ना आ रहा हो तो। एक ही में भी पूरा समझ आया आपको फिलहाल ये। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, कि यहाँ पर जो पहली रो है वो दूसरी और तीसरी रो का सम है। 2 3 5 4 7 3 और 4 7, और 4 और 5 9। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू जीरो लिख सकते हैं, लेकिन ये जीरो आई कैसे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं क्या करूँगा, इस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3, और 7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 4, और 9 को लिख सकता हूँ 4 + 5। नीचे क्या है, 2 3 4
3 4 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली डिटर्मिनेंट्स को आगे वाले पेज पे लिख के सॉल्व करता हूँ। अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ चुका था यहाँ पर, 2 + 3, और ये 3 + 4, छोटा लिखना पड़ेगा, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5। यहाँ पर 2 3 4 4 5 6। अब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, जो भी प्रॉपर्टी बताई मैंने। 2 3 4, 2 3 4 कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। नीचे बाकी एज इट इज 2 3 4 4 5 6 प्लस आगे, आगे के लिए यहाँ पर जगह नहीं बची अभी, तो आगे मैं नीचे लिखता हूँ। प्लस में क्या आएगा, ये 3 4 5, कौन सा 3 4 5, ये 4 5, और नीचे 2 3 4 एंड 4 5 6। ये 4 5 6 गलत लिख दिया शायद मैंने, 4 5 6 था या नीचे, या 3 4 5 था ना ये, 3 4 5। आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर दो, 3 4 5। यहाँ पर भी नीचे क्या आएगा, ये 3 4 5। ये था ऊपर 2 3 4। अब आप ये देखो, अब यहाँ से जो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पर इस वाले नीचे वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल हैं। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? मैट्रिक्स में हमने कॉपरेशन किए थे, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ध्यान है आप लोगों को? तो उसी उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, जैसे यही वाला ही ले लेता हूँ मैंने, अभी क्या लिया था, ये 2 3 4, या फिर छोड़ो, 2 3 4 एंड ये 6 7 8, और नेक्स्ट दे रखा है हमको 14 14 एंड 17 20। ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी सपोज आपको वैल्यू पता करनी है। तो वैसे तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग होगा थोड़ा सा। लेकिन हम दूसरा एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने रो और कॉलम ऑपरेशन देखे थे ना, तो हम रो कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं R2 को क्या लिख सकता हूँ, R2 प्लस मल्टीप्लाई बाई समथिंग कांस्टेंट विद रो। अदर रो मतलब R1 भी हो सकती है, यहाँ पर इस जगह पर मैं R1 भी ले सकता हूँ और R2 भी ले सकता हूँ। R2 नहीं, R3, R2 तो है ही ये बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी, मैंने बोला था मैट्रिक्स में तो इस वाले यहाँ पर R2 अगर ले रहे हो आप, तो R2 में भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हो, तो R और उसमें किसी दूसरी रो को ऐड करोगे आप, और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है आपको क्या बता रहा हूँ? आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, R2 टेंस टू R2 प्लस के R3, के कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। समझ आ रहा है? कांस्टेंट मतलब कुछ भी, 2 3 4 कुछ भी ले लो।
यहाँ पर हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि R3 में ही कर सकते हैं, केवल R2 में कुछ नहीं करेंगे। R2 टेंस टू अगर मैं कर रहा हूँ तो R2 टेंस टू कर रहा हूँ, यहाँ तो R2 ही लेना पड़ेगा। इधर R3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो आप, करो करो मत करो। ठीक है, R3 लिख दो केवल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अगर इतनी बात क्लियर है तो जो ऊपर मैंने डिटर्मिनेंट्स दिया है, आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, कोई यही वाला ऑपरेशन लगा के। यहाँ पर यहाँ पर देखो लिखा क्या है हमारे पास, using property of determinants and without expanding in exercise 1 to 7। 1 to 7 क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सपेंड तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं है। प्रूव दैट, ये हमें सबको हमको सारे क्वेश्चन प्रूव करने विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग मतलब जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था जिस तरीके से करते थे, एक्सपेंड नहीं करना है। और हमको प्रूफ कर देना है, ये सारी जीरो वैल्यू प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब देखो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। आप बताते जाओ कैसे कैसे होंगे, मैं सुनता जाता हूँ। पहले वाले में क्या है, आप थर्ड कॉलम को ब्रेक कर दो, ये जीरो ही आता दिखेगा आपको। करके दिखा देता हूँ इसको। इस डिटरमिनेंट्स को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक में तो क्या, एक्स वाई जेड और ए बी सी और एक्स वाई जेड। दूसरे वाले में ए बी सी लिख लूंगा, यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड यूज़ किया है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। बाकी तो एज इट इज रहेंगे, एक्स वाई जेड और ए बी सी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो। और तो ये हो गया ज़ीरो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सेकंड वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं हम, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आप तो बहुत सारे ऑपरेशन लगा के कर सकते हो इसको। एक तो ये आप ये भी कर सकते हो, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। इससे क्या होगा चेक करो एक बार, ये शायद पहली रो जीरो बन जाएगी। अगर आप तीनों को ऐड कर दे तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तीनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगी ना R1। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, और आप जैसे अभी प्रशांत बता रहे हैं ऐसे भी कर सकते हो। आप कॉलम वन को कर दो कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री, इसके ऊपर ही लग गया ये, नीचे कर देता हूँ। कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री कर दो आप, तो होगा क्या, करके देखो आप। कॉलम वन की जगह पर क्या आ जाएगा, अब वन और थ्री को अगर ऐड कर रहे हो तो ए माइनस बी सी माइनस ए ऐड होके हो जाएगा ये माइनस बी प्लस का सी। सी माइनस बी हो जाएगा बेसिकली, सी माइनस बी। इसी तरीके से इसको करोगे आप तो ये ए माइनस सी आ जाएगा। और ये ए माइनस सी नहीं, ये दूसरा वाला आ जाएगा आपका ए माइनस सी। हाँ ठीक है, ए माइनस सी आएगा। और तीसरा वाला बी माइनस ए आ जाएगा। ये समझ कम कम आ रहा होगा आपको, अगर जिसको कन्फ्यूजन है वो पूछो आप क्या कर रहा हूँ। ये बी माइनस सी माइनस ए एज इट इज़ अ सेकेंड कॉलम और ए माइनस बी। ये क्वेश्चन टू सॉल्व कर रहे हैं हम, क्वेश्चन टू पे आप नज़र रखना बस। थर्ड कॉलम क्या है, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। आप चेक कर पा रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को देखो, ये लगभग लगभग आइडेंटिकल है, बस माइनस कॉमन लेना बाकी है। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। समझ नहीं आया होगा शायद। आप केवल क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, बाकी सब चीज, बाकी सारे क्वेश्चन को इग्नोर करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, मैट्रिक्स में तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर देते थे, किसी का भी डिवाइड कर देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें सेकंड कॉलम में, तो आपको 1/9 बाहर लिखना पड़ेगा। 1/9 बाहर लिख दो और सेकंड कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 963 और 72 और 81, और बाकी ये क्या है, 65 है ये, और
65 है, 65 75 है और 86 है ये। और फर्स्ट वाला क्या है, 235। अब तो क्वेश्चन होता दिख रहा है ये, आप चेक कर पा रहे होगे कि अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड कॉलम को, तो ये 65 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये 86 हो जाएगा। और तो ये आइडेंटिकल बन जाएंगे किसके साथ, कॉलम 3 के साथ। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, सभी को? तो यहाँ पर जो मैंने डिटरमिनेंट्स लिखा है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 5 का मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है आपको, आप डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा। मतलब ये फर्स्ट और C1 और C3 प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे, 3 नहीं 5 का। समझ आ रहा है ये क्या बोल रहा हूँ? तो अगर इस तरीके से कुछ है, रो और कॉलम में प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। और कैसे, ये आप बताओ। कि अगर हम फोर्थ क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं C3 या फिर C2, कुछ भी कर सकते हो, C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2। अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, तो होगा क्या, यहाँ पर इतनी जगह है नहीं, मैं हटाता हूँ ये येलो वाला। ये आपको समझ आ गया कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ? मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो होगा क्या, ये तो 1 1 1 ही रहेगा और ये BC CA और AB रहेगा। और ये वाला कॉलम थर्ड वाले में जब ऐड होगा, ये क्या AB प्लस AC है और BC भी ऐड हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये थर्ड वाला कॉलम AB प्लस BC प्लस CA। और इसी तरीके से ये BC प्लस BA तो था ही, CA भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसी तरीके से यहाँ पर भी थर्ड वाला भी AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर पा रहे होगे कि ये फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है और थर्ड कॉलम में सारे AB प्लस BC प्लस CA हैं, ये प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड कॉलम से कॉमन ले सकते हो, क्या, AB प्लस BC प्लस CA। जब आप ये कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर थर्ड कॉलम भी 1 1 1 रह जाएगा और फर्स्ट कॉलम तो ऑलरेडी 1 1 है ही है, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से समझ आ गया ना ये अच्छे से? सिक्स क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या करना है कि किसी रो या कॉलम को एक जैसा बनाना है, आइडेंटिकल बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या करो, आइडेंटिकल बनाने के लिए, एक सेकेंड, थर्ड वाले यहाँ पर ये तो 0 है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है हमको। मैं इस थर्ड कॉलम से चल रहा हूँ, थर्ड कॉलम में क्या करने वाला हूँ वो देखो आप। तो ये तो 0 है, बाकी को मैं क्या करता हूँ, इसमें ये B है तो मैं C का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इसमें लास्ट में ये C है तो यहाँ B का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा। अब जब आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया होगा तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा ये चेक करो आप। पहले में ही हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, ये AC हो जाएगा, ये माइनस BC होगा, और यहाँ पर ये माइनस AB हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 ही रहेगा, और माइनस BC हो जाएगा ये, एंड ये B, ये C, ये 0। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब बताओ, आप बताओ आप क्या कर सकते हैं यहाँ के बाद हम आइडेंटिकल बनाने के लिए। यहाँ पर दोबारा से समझो, क्या यहाँ पर मैंने 0 देख कर ही ये सेम बनाए, जिससे कि मैं सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 0 बना सकूं। तो अब आप एक ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन तो लगा ही लोगे, मैं बस लिखता हूँ आएगा क्या ऑपरेशन लगाने के बाद। मैं R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ,
तो यहाँ ये ए बी होगा और ये ए सी होगा और यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ माइनस ए बी, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर माइनस बी सी, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पर ज़ीरो। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अब क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये था, हमें इसको ज़ीरो प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट्स को ज़ीरो प्रूफ करना है ऑपरेशन के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने अप्रोच क्या बताई आपको? अप्रोच ये बताई कि आपको सीधे दिख रहा है, यहाँ पर ये ज़ीरो दिख रहा है, हमें आइडेंटिकल बनाना है। मैं थर्ड रो को कुछ नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट और सेकंड में कुछ ऑपरेशन लगा के आइडेंटिकल बनाऊंगा थर्ड के जैसा। उसके लिए मुझे यहाँ पर ज़ीरो चाहिए। ये जो ज़ीरो दिख रहा है ना, तो यहाँ किसी में ज़ीरो चाहिए। तो ज़ीरो कैसे आएगा? ज़ीरो इस तरीके से आएगा, मैं क्या कर दूँ यहाँ पर, इनको सेम बना के सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अब सेम फर्स्ट और सेकंड के कॉलम के थर्ड वाले, फर्स्ट और सेकंड रो के थर्ड वाले एलिमेंट को। तो सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किस चीज़ का करना पड़ेगा? इसमें सी का और इसमें बी का। तो कर दो आप मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम इसको इक्वल लिखेंगे किसके? सी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ बोलो प्रशांत। नीचे ए का भी कर दो, उससे क्या होगा? हाँ हाँ, वो लास्ट में होगा। अभी हमको नहीं समझ आ रहा ना वो ए का करना है, वो तो हमें बाद में दिखने लगेगा। अभी फिलहाल तो हम जीरो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ज़ीरो हो गया, ये ए सी हो गया और यहाँ पर ये माइनस बी सी हो गया और बी का मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी हो गया और ये ज़ीरो और ये माइनस बी सी, ठीक है। नीचे बी है, ये सी है, ज़ीरो है। ये बहुत तो बेकार टाइप का बना है। ए सी था ये और यहाँ ये माइनस बी सी है, ठीक है। अब ये आया कैसे? यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर। किसका? बी और सी का। एक ही साथ बी सी का कर लिया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। हमें जीरो बनाना है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड वाले रो में आपको ये जीरो दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ पर भी हमें फर्स्ट या सेकंड किसी में जीरो बनाना है। तो R1 माइनस R2 कर दे रहा हूँ मैं। तो ऑपरेशन लगाने वाला हूँ R1 इज R1 माइनस R2। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे हम, तो आप देख के बता दो मुझे आएगा क्या। ऊपर आएगा ए बी ए सी ज़ीरो, तो ऊपर हो जाएगा ये, एक सेकेंड, ऊपर हो जाएगा ये ए सी था शायद, ए बी ज़ीरो और क्या था, क्या गलत लिख दिया? पहले ए बी है ना, ना प्लस जीरो से माइनस होगा। ए बी ए सी ज़ीरो, आगे नीचे माइनस ए बी ज़ीरो माइनस बी सी ज़ीरो। अब बस क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या है, इसमें से यहाँ पर बाहर बी सी भी था, चाहो तो आप इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ ऊपर वाले से ए कॉमन ले लो, तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे फर्स्ट और थर्ड रो। आ रही है बस समझ? हम क्या करने वाले हैं, मैं एक काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लूँगा तो ए अपॉन बी सी आ जाएगा बाहर, अंदर होगा ये बी सी ज़ीरो और थर्ड वाला बी सी ज़ीरो, ठीक है। और बीच में जो भी आएगा वो आता रहेगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड रो हमारी कॉमन हो चुकी है और ये ज़ीरो हो जाएगा।